Dear students, welcome all of you on the digital dedicated YouTube channel। आप लोगों का अपना चैनल है और इस चैनल पे विनय सर हैं जो आप लोगों को सतरंगी बनाने के लिए थोड़ा मॉडल क्वेश्चन लेकर के मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत करने का तरीका है, उस तरीका में हम आपको भी सजेशन करते हैं कि आप मेरे फ्रेम में आ जाइए और हम लोग मिल करके जो हमारी सोच है मिशन टॉपर, तो उस सोच को आप भी रंग दें, आयाम दें, मिशन टॉपर में आप शामिल हो जाएं। और हम लोग लास्ट ईयर का पेपर पहले जो छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आए हुए हैं मैं उसको ले रहा हूँ। आफ्टर दैट न्यूमेरिकल्स एंड आफ्टर दैट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं सबको कैलकुलेशन एंड डायग्राम, हाउ टू राइट ईच एंड एवरी लॉन्ग क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल, इस पे हम पूरा डिटेल्स बात करते हुए धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी हम लोग के पास समय भी है और इतने समय में हम लोग रिवीजन पूरा का पूरी कर लेंगे, साथ में मैथ भी चल रहा है। एंड इसके जब कर लेंगे तो ये एग्ज़ाम मेरा जो फर्स्ट बोर्ड होने वाला है वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग कंपटीशन वाला जो धीरे धीरे अभी IIT जी हुआ है उसका पेपर भी हम धीरे धीरे बना करके डाल ही दे रहे हैं और आप उसे पार्ट वाइज देखते रहें, रिवाइज करते रहें। तो आप लोगों ने पूरा 2 इयर्स में आप उम्मीद करते हैं कि 11th और 12th भी ढंग से पढ़े होंगे। अगर ढंग से पढ़े हुए हैं तो जस्ट आपको जो पढ़े हुए उस कॉन्सेप्ट के ऊपर में डस्ट जम गया है वो डस्ट को उड़ा देना है। उसके बाद आपका डस्ट जैसे उड़ेगा तो आपका जो कॉन्सेप्ट है चमकने लगेगा, और चमकने लगेगा तो फिर आप भी चमकने लगिएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट डूइंग लेट आई थिंक सो वी शुड स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो बहुत ही आसान होते हैं, बट ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपके पास भी बहुत जल्दी सब कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे। तो लगते हैं एक एक करके हम लोग लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई। द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप लोग जानते हैं कि लाइट जो होता है, लाइट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, ई वेक्टर और वी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से, मतलब लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के लाइट बना हुआ है। तो एज ए होल ये देखिए, अगर ई है, बी है तो ये सी है, आपस में तीनों 90 डिग्री पे होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं। तो हम लोग कहते हैं लाइट इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली न्यूट्रल होते हैं। और ई और बी में रिलेशन है और साथ में सी भी। तो हम लोग सब जानते हैं कि ई बाई बी इज इक्वल टू सी होता है, राइट। इसको याद कर लीजिए आप लोग कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वैल्यू और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वैल्यू को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो स्पीड ऑफ द लाइट होता है। और स्पीड ऑफ द लाइट को हम लोगों ने जब निकालते हैं तो ये आता है 1/μ0 और ε0। तो उम्मीद करते हैं कि आपके पास यहाँ दिख रहा होगा रिजल्ट में कि यस सर वी हैव गॉट इट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है भाई, तो कहीं दिक्कत नहीं है, हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। चल मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। माय डियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 7 पैटर्न है: रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा रमी, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे एंड गामा रे। तो हम लोग यानी यहाँ पर लिख दे रहे हैं और उसमें से हम थोड़ी सी कॉन्सेप्ट याद करा देते हैं। बार बार लिखते हैं RMI, VU, X एंड गामा रेज। याद रख लीजिए आप लोग। रेडियो, माइक्रो, थोड़ा सा हम आपको याद भी करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट माई एम इज टू गिव यू ऑल द कॉन्सेप्ट सो दैट कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आए तभी लिखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन जब लेंगे तो वहाँ पर हम याद करेंगे कि माय डियर ऑलरेडी हैव स्टेटेड माइक्रोवेव है, ये है इंफ्रा। हाँ जी, ये देखिएगा आपके पास है इंफ्रा रेड रेडिएशन, ये है विजिबल और ये है अल्ट्रा वायलेट। ये जहाँ तहाँ जो आएगा हम इसको सब डिकोड करेंगे। ये है एक्सरे और ये है आपका गामा रेज। डियर ये समझ लीजिए, बड़ा 7 का ज़िंदगी में बहुत महत्व है। हम पहले भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या आया, VIBGYOR। ये है आपका रेड और ये है आपका ऑरेंज और ये है आपका येलो। हम टिक तो तुरंत मार सकते थे डियर, बट माई एम इज टू गिव यू द कॉन्सेप्ट। और ये है ग्रीन,
येलो ग्रीन जो होते हैं, ये वाला लाइट जो होता है आँख के लिए सबसे सेंसिटिव कलर है, ये है ब्लू, और ये है इंडिगो, और ये है वायलेट। ओके, तो आप समझिएगा कि ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पैटर्न। रमी बुक्स है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे एंड गामा रे। रेडियो वेव में, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में हम लोग यूज कर लेते हैं, टीवी कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन में, ये कैंसर थेरेपी में इंफ्रारेड रेडिएशन के यूज करते हैं। विजिबल लाइट होता है, दिस इज द लाइट वे रेडिएशन, ओइंग टू दैट वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। विजिबल में, अल्ट्रा वायलेट में हम लोग बर्गलर अलार्म में यूज करते हैं, विजिबल रेंज में नहीं आते हैं, एनर्जेटिक होता है, तो चोर घंटी में यूज करते हैं, एक्सरे मेडिकल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, और गामा रे का रिसर्च पर्पस में यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो एनर्जी विल इंक्रीज, ई विल इंक्रीज, ये कहानी है। पहला बात, लैम्डा विल डिक्रीज, ये याद रख लीजिएगा। लैम्डा का मान घटेगा क्योंकि एनर्जी में और लैम्डा में उल्टा का रिलेशन होता है। तो लैम्डा आर जो होता है हाईएस्ट, और लैम्डा वी से, या लैम्डा वी कह देंगे, लोवेस्ट होता है लैम्डा आर से। ये देखिएगा एनर्जी हम लोग को बढ़ेगा, एनर्जी हम लोग को इंक्रीज करेगा ना, इंक्रीज करेगा यहाँ पर। तो वेवलेंथ रेड का बड़ा होता है वेवलेंथ वायलेट से। ओके, यहाँ रेडियो अगर हम लोग कह देंगे, रेडियो वेव्स हम लोग यहाँ पे बात कर देंगे, इसको हम लोग ये इसको हटा लेते हैं। ये देखिए रेड से हम लोगों ने कलर वाली बात कर दीजिए। अब यहाँ वेव वाली बात करेगा तो लैम्डा रेडियो वेव जो हम लोग बात करेंगे, रेडियो वेव का वो बड़ा होगा किससे, लैम्डा गामा रेडिएशन से। ओके, गामा रेडिएशन से, एक्सरे से, ये सारे चीज़ें हम लोग को बड़ा होता है। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए 7 पैटर्न होते हैं, और विजुअल में भी 7 पैटर्न होते हैं। तो ज़िंदगी में 7 का बहुत महत्व है, आप तो जान ही रहे हैं। 7 रंग है, सप्ताह में 7 दिन है। तो यहाँ भी देखिए मैथ में 7 गो टर्म अनडिफाइंड है, फिजिक्स में 7 गो लॉ है। यहाँ पर आपको 7 ही कलर, 7 ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैटर्न मिल रहा है, और फिर विजुअल में भी 7 का है। तो 7 का बहुत खुला है, ज़िंदगी में बड़े हो गए तो 7 ही चक्कर लोगे। चलो टेक केयर। चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है भाई। तो चलिए घूम फिर करके आ जाइए आप लोग जहाँ जाना है तहाँ। लेकिन आप लोग ये देखिए कि आप लोग टिक मारिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो डियर यहाँ देखिएगा, ये आपका वैल्यू जो है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये जो हम लोग बात बोल रहे हैं वेवलेंथ की बात करते हैं। एनर्जी सबसे यहाँ पर ज़्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो लॉन्गेस्ट अगर बात कहेगा तो रेडियो वेव्स का वैल्यू अगर है तो ठीक है, रेडियो के बाद नहीं है तो माइक्रो आएगा, माइक्रो के बाद नहीं है तो इंफ्रा आएगा, ठीक है। तो भैया यहाँ देखिए माइक्रोवेव्स आया हुआ है, तो हम लोग टिक मार देंगे माइक्रो। ये वाला याद रखिएगा ना, रमी बुक्स हम लोग याद रखते हैं, RMIVUXN से गामा रे को लगा देते हैं। मतलब सबसे बड़ा वेवलेंथ, पहला लेटर आया है वो सबसे बड़ा वेवलेंथ, तो वेवलेंथ घटते जाएगा और एनर्जी बढ़ते जाएगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन डियर ऐसा होता है। तो ये वाला क्वेश्चंस आपको कभी भी रहे ना तो बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैटर्न लिखने के बोलिएगा तो बना दीजिएगा, लाइट वेव का पैटर्न लिखने के लिए बोलेगा तो आराम से बना लेंगे। फिर से हम लोगों ने ये बात को कर रहे हैं, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे। रेडियो यहाँ से हम लोग कहते हैं विब्जियोर, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट रे। और रेड का हम लोग को आपको वेवलेंथ वैल्यू सबसे बड़ा होता है, एनर्जी सबसे छोटा होता है। वायलेट में अगर आप लोग देखेंगे तो एनर्जी सबसे बड़ा होगा, वेवलेंथ छोटा होगा। फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतना दिमाग में आप लोग डाल लीजिए। ओके, तो हमारा यहाँ चॉइस लिखा हुआ था डियर, तो चॉइस लिखा हुआ है तो अगर इसमें पूछता यहाँ से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अगर इसमें से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आंसर क्वेश्चन रहता तो हम एक्सरे में टिक मार दिए होते, राइट। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा रहता तो हम एक्सरे में टिक मार देते, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछता तो हम माइक्रो में, अगर माइक्रो नहीं रहता तो हम इंफ्रा में टिक मारते। ध्यान रखिए। तो ये वाला अगर पैटर्न आप लोग याद रखेंगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, दुनिया के कोई क्वेश्चन बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि 7 का जो चक्कर है वो जरूर लगा देते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, हाँ जी, पैरेलल टू ई, नॉट पैरेलल टू बी, नो,
पैरेलल टू ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी को हम लोग जो प्रोडक्ट लेते हैं, ये देखिएगा हमारे पास वैल्यू जो लेते हैं, ऐसे हम लोग कह देते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ई, दिस इज बी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सी। तो ई क्रॉस बी अगर हम लोगों ने कह देंगे तो हमारे पास ई क्रॉस बी का डायरेक्शन यही होगा और सी का डायरेक्शन भी यही है, इसीलिए हम लोग ई क्रॉस बी कहते हैं। तो ई क्रॉस हम लोग कहते हैं कि लाइट जो है तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब हमारे पास यहाँ से लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज, ध्यान दीजिए बॉस, ऐसा रेडिएशन है, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कहते हैं नो चार्ज नो मास। पहचान कर लीजिए, नो चार्ज नो मास अगर जहाँ दिख जाए एंड रेडिएशन दैट कैन मूव इन द वैक्यूम टू, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह दिया और उसका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होना चाहिए। तो नो चार्ज नो मास। बीटा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके पास है एक्सरे, ध्यान रखिएगा, एक्सरे है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अल्फा रे है तो 2He4 डबल, 2He4 प्लस प्लस अल्फा रे है। बीटा रे है इलेक्ट्रॉन का मोशन है, ओके, न्यूक्लियस से निकलते हैं। पॉजिटिव रे है ये कैनाल रे जिसको हम लोग बोल देते हैं, तो ये भी आपका फ्लो है, आयंस का भी फ्लो है, तो पॉजिटिव रे हो गए। तो हमारे पास नो चार्ज नो मास पहचान है। नो चार्ज नो मास में आपके जो पैटर्न हमने लिखा हुआ है, 7 जो नाम लिखा है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, ओके, और अल्ट्रा, एक्सरे एंड गामा रे जो हम लोगों ने नाम लिखा हुआ है, साथ में वायलेट से लेकर विब्जियोर जो लिखा हुआ है ना, मतलब विजिबल रेडिएशन में जितने भी सब चीज़ें वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। तो उसमें एक पैटर्न एक्सरे दिया हुआ था, इसलिए आपका ये हो गया। सॉरी, आगे हम लोग लिखते हैं डायमेंशन ऑफ दिस वन, ये देखिए 1/2 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। हाँ जी, डायमेंशन ऑफ दिस को 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हम लोग कह देते हैं। तो दिस इज वैल्यू इज एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू ml स्क्वायर टी माइनस 2 बाई वॉल्यूम क्यूब। तो ml माइनस 1 एंड टी माइनस 2, देखिए तो कहीं है एनर्जी डेंसिटी ml माइनस 1 टी माइनस 2, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, या इसी को डियर हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, दिस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर ये जितना भी मान से निकालेंगे तो आपको यही चॉइस आने वाला है। करेक्ट भाई, ये फॉर्मूला से हम लोगों ने 2 बात से कहते हैं, आइदर एनर्जी डेंसिटी हम लोग कह देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, या फोर्स पर यूनिट एरिया। चार्ज अगर किसी सरफेस पर रहते हैं तो रिपल्सन फोर्स लगते रहता है, तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया का मान, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं, तो इसका मान इतना आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये वाला कहानी क्लियर हो गया होगा। तो आपके पास छोटा सा लिखने के लिए भी आएगा, तो बहुत ही आसानी से आप लिखेंगे, उम्मीद करते हैं ना। तो ये कहा था, इफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज, इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर के बीच में अभी आपको बिना डाउट का आप ये बोलेंगे सर यही वाला होगा, कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि हमने कहा था ई फील्ड बी फील्ड सी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक 90 डिग्री पे होते हैं, उसको रोटेट करते हैं तो हम लोग को सी मिल जाते हैं। तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग फेज कह देते हैं। तो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फ्री स्पेस, दिस कुड बी रिटन एज, हाँ जी, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फ्री स्पेस, भाई स्पीड ऑफ द लाइट होते हैं, ठीक है ना, स्पीड ऑफ द लाइट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर दिख रहा है। इधर क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर या तो ऐसे होता, ठीक है, या तो यहाँ अंडर रूट होता तो ये भी सही हो जाता, और यहाँ पर 1 बाई है
तो ये आंसर होता है 1/μ0 का अंडर रूट, इसी को हम लोग c कहते हैं। तो समझ लीजिए यहाँ पर आपको छूटा हुआ है, तो इसको आपको करेक्ट कर लेना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिलेटेड टू E बराबर सी बी, अभी हम लोग डियर पढ़े थे, E इक्वल टू सी बी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर घुमा फिरा के बहुत सा फॉर्मेट है जिसमें कि आते ही आते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग धड़ाधड़ आप इसको काम को कर लेंगे। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, नन ऑफ दीज। अरे माय डियर, अभी हमने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं जैसे रेडिएशन हो गया है, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मैग्नेटिकली न्यूट्रल, नो चार्ज नो मास। ईएमटी रेडिएशन के लिए ईएमटी वेव का पहचान है, आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड है, जो भी समझो इस चीज़ को, इतने समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का या रेडिएशन का नो चार्ज नो मास, एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मैग्नेटिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यहाँ पर मैग्नेट रख देंगे, नो डेविएशन, चार्ज रखेंगे, नो डेविएशन, अब जा रहा है तो जाएगा, इसीलिए हम लोग कह देंगे नन ऑफ दिज। टिक लगा दें। हाँ जी। Two light waves of equal amplitude and wavelengths are superimposed. The amplitude of the resultant wave will be maximum when the phase difference between them is, दो बात है, 0 हो जाए या 2 पाई हो जाए। तो 0 हो जाएगा तो सेम फेज में हम लोग के पास में आएंगे, इसीलिए आंसर 0 हो जाएगा ना। और 0 हो जाएगा तो हम लोग सब जानते हैं कि फेज डिफरेंस है 2 लाइट वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, ठीक है भाई, एंड wavelength are superimposed, the amplitude of the resultant wave will be। अब देखिएगा लाइट वेव है, इक्वल एम्पलीट्यूड है, मतलब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी क्या है, ν1 बराबर ν2। तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, ν1 बराबर ν2, क्योंकि λ1 बराबर λ2 है, तो वैल्यू हम लोग को 0 फेज में या 2 पाई फेज में या 4 पाई फेज में हमारे पास जो वैल्यू होते हैं वो मैक्सिमम मिलते हैं। और एम्पलीट्यूड के लिए फार्मूला डियर आप लोगों ने लिखे होंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर ट्वाइस A1 A2 cos ऑफ फाई। अब ये cos फाई का मान हमारे पास मैक्सिमम कब होगा, जब 1 होगा, तो फाई इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाए, 2 पाई आ जाए, 4 पाई आ जाए, दिस इज, इसीलिए 2n पाई का कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं। तो यहाँ 0 लिखा हुआ है इसलिए 0 आंसर हो गया। 2 पाई भी रहता तो हम लोग 2 पाई लेते। Which of the following phenomena explains that light does not travel in a straight line? Okay, which of the following phenomena, देखो भैया, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, आपको लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलते रहते हैं, शार्प एज पे आने से मुड़ जाता है। तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन किसी शार्प एज पे लाइट चलता है, ध्यान रखिए, डिफ्रैक्शन अगर है किसी शार्प एज पे लाइट पड़ेगा तो लाइट अपने रास्ते से भटक जाते हैं, ठीक है, और एक नया लाइट सोर्स की तरह वो काम करने लगता है। तो आपको इसमें चॉइस में आ जाएगा डिफ्रैक्शन दैट टेल्स दैट लाइट डज नॉट मूव इन द स्ट्रेट लाइन। Diameter of the objective of the telescope is d and wavelength of the light used is lambda, then resolving power, my dear, resolving power मतलब 2 पॉइंट के बीच कितनी माइन्यूटली हम लोग 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को रीड कर पाते हैं, डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, उसी को हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं। रिजोल्यूशन मतलब कहते हैं एबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकल डिवाइस टू सी और डिफ्रेंशिएट द 2 क्लोज पॉइंट्स, राइट, 2 क्लोज पॉइंट्स बहुत पास में है और कितनी क्लियरली और कितनी आसानी से दोनों पॉइंट को अलग अलग आप ट्रीट कर पा जाते हैं, जज कर पाते हैं। अगर जितना नज़दीक वाला पॉइंट को क्लियरली आप देख पाइएगा उतना ही रिजॉल्विंग पावर आपका ज़्यादा होगा। तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा तो छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, बहुत क्लियरली देख पाएंगे। तो रिजॉल्विंग पावर होता है 1.22 लैम्डा बाई डी, याद कर लीजिए इसको, 1.22 लैम्डा बाई डी होता है। पोलराइजेशन ऑफ द लाइट शोज दैट द नेचर ऑफ द लाइट इज, हाँ जी, पोलराइजेशन ऑफ द लाइट जो शो करता है कि नेचर ऑफ द लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ये देखिएगा, हम आपको बोले थे कि पोलराइजेशन ही एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो लाइट शो करता है, साउंड वेव शो नहीं करता। पोलराइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव विच इज शोन बाय द ट्रांसवर्स वेव, स्पेशली द लाइट वेव्स, एंड नॉट शोन बाय द साउंड वेव्स। नहीं, तो हमारे पास साउंड वेव जो हम लोग कहते हैं
लॉन्गिट्यूडनल वेव है, एंड ट्रांसवर्स वेव हमारे पास पोलराइजेशन ऑफ द लाइट सो इज दैट ट्रांसवर्स इन नेचर है। और पार्टिकल के लिए हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक होता है, तो यहाँ पर तो है नहीं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द वाटर एंड द ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रेस्पेक्टिव। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू द वाटर, माय डियर यहाँ से देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू द वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर को हम लोग कहते हैं म्यू GW। तो हमारे पास कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास का मान है 3/2 एंड दिस इज है 4/3। 3/2 इंटू 3/4 दिस इज इक्वल टू 9/8। 9/8।